लंबे समय से बीमार होने के कारण शरण की मृत्यु हो जाती है। उसके घर में उसकी पत्नी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। शरण की मृत्यु के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। माँ, अब बाबा के जाने के बाद ये घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, तू भी बीमार रहती है, हम सब कैसे करेंगे? हमारे पास खेती करने के लिए कुछ जमीन है, पर हम लोगों को खेती करना नहीं आता है। शायद मुझे ही घर घर जाकर काम करना पड़ेगा। माँ, आप परेशान ना हो, हम तीनों बहनें मिलकर रामू चाचा से खेती करना सीख लेंगे। जा, रामू को बुला ला। सबसे छोटी बेटी भागकर जाती है और पास वाले घर से रामू को बुला लाती है। हाँ भाभी, बताओ, आपने हमें कैसे याद किया? रामू, तुम्हारे भैया के जाने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर तुम मेरी बेटियों को खेती सिखा दो तो हम लोग अपना जीवन सुख से गुजार लेंगे। ठीक है, मैं सब बता दूंगा, पर करना सब आपकी इन बेटियों को ही है। हाँ चाचा, हम कर लेंगे, बस आप सिखा दीजिए। कल से सुबह जल्दी तुम सब खेत पर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही तीनों बहनें खेत पर चली गईं। रामू उनको सब कुछ समझाता है और काम करना सिखाता है। देखो बच्चों, ठंड आ रही है, अब गाजर का सीजन है, तो हमें खेत में गाजर करनी चाहिए। चाचा, ये गाजर क्या होती है? मैंने आज तक नहीं देखी। बेटा, गाजर का प्रयोग हम सलाद के रूप में करते हैं, और पता है, गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनता है। क्या सच में? गाजर की खेती करने के बाद हम लोग सबसे पहले गाजर का हलवा बनाएंगे। सब ने मिलकर गाजर की खेती करना शुरू कर दिया। दिन रात कड़ी मेहनत से सब ने मिलकर खेत में काम किया। एक दिन अचानक सबसे छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दोनों बहनें मिलकर उसको अस्पताल ले गई, पर पैसे ना होने के कारण डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। बड़ी बेटी भागकर रामू के पास जाती है और कहती है, चाचा, कुछ पैसे देकर हमारी मदद कर दीजिए। छोटी बहुत बीमार है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया है। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पैसे कहाँ से वापस करोगी? चाचा, हम आपकी पाई पाई वापस कर देंगे, आप मुझ पर भरोसा रखें। ठीक है, एक शर्त पे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कैसी शर्त? तुम्हारे खेत में जितनी भी गाजर होंगी उसका आधा हिस्सा मुझे दोगी। ठीक है, मैं आपको आधा हिस्सा दे दूंगी। रामू उसे पैसे दे देता है और बड़ी बहन पैसे लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और छोटी ठीक हो गई और गाजर की खेती भी बहुत अच्छी हुई। तुम सबने बहुत मेहनत की, गाजर की बहुत अच्छी खेती हुई, बहुत अच्छी कमाई होगी, और शायद भगवान की कृपा से तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। हाँ चाचा, पर इन सब में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और छोटी ने कहा था जब गाजर की खेती पूरी हो जाएगी तो वो सबसे पहले गाजर का हलवा खाएगी। तुम एक काम करना, आज खेत से कुछ गाजर ले आना। चाचा, आप गाजर का क्या करोगे? आज मैं तुम सबको गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगा, और छोटी भी बहुत खुश हो जाएगी। रामू और दोनों बहनें खेत पर जाते हैं। जाओ बेटा, गाजर के हलवे के लिए कुछ गाजर तोड़ लो, बाकी की गाजर मैं आज बाजार में भिजवा दूंगा। दोनों बहनें खेत से ढेर सारी गाजर तोड़कर घर ले आती हैं और बाकी गाजर रामू अच्छे दाम में बाजार में बेच देता है। सारी गाजर बेचकर जितने भी पैसे मिलते हैं रामू सब विमला को लाकर दे देता है। ये लो, तुम्हारी बेटियों की मेहनत की कमाई। सच में तुम्हारी बेटियां बहुत मेहनती हैं। रामू बड़ी बेटी से कहता है, बेटा, गाजर को अच्छे से धो लो और उन्हें काट कर रखो, तब तक मैं बाजार से हलवा बनाने का सामान ले आता हूँ। दोनों बहनें मिलकर गाजर को अच्छे से साफ करके उनको काट कर रखती हैं। तब तक रामू हलवा बनाने के लिए सारा सामान भी ले आता है। रामू गाजर का हलवा बनाना शुरू करता है और दोनों बहनों को हलवा बनाना सिखाता भी है। छोटी स्कूल से आती ही होगी, हम लोग उसको सरप्राइज देंगे। माँ, गाजर की खेती का आधा हिस्सा रामू चाचा को दे दीजिए,
उन्होंने हमें ज़रूरत के वक्त पैसे दिए थे। विमला आधे पैसे निकालकर बड़ी बेटी को दे देती है। जा, ये पैसे अपने चाचा को दे आ। ठीक है माँ। चाचा, ये लीजिए गाजर के खेत का आधा हिस्सा। ये क्यों बेटा? जब छोटी बीमार थी तब मैंने आपसे पैसे लिए थे और आपने खेती का आधा हिस्सा मांगा था। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। तुम सबके साथ रहते रहते मुझे तुम सबसे लगाव हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं हो। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। चाचा, आपने हमारी बहुत मदद की, आप माफ़ी मत मांगो। बड़ी बेटी रोने लगती है और रामू के गले लग जाती है। रामू भी उसे अपनी बेटी की तरह सहारा देता है। तब तक छोटी भी आ जाती है। देखो छोटी, चाचा ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अरे वाह, गाजर का हलवा। सब लोग खाकर बताना कैसा बना है। चाचा, आज मैंने पहली बार गाजर का हलवा खाया है। ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ चाचा, ऐसी ठंड में गाजर का गर्म गर्म हलवा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सब ने खुशी खुशी पेट भर गाजर का हलवा खाया। आशा और ज्योति गरीब जुड़वा बहनें थीं। माता पिता की मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद दोनों गरीब बहनें गांव में ही एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। मगर फूटी किस्मत तो देखिए, ढाबे से भी इतना कुछ नहीं कमा पाती थी कि सुख से दिन काट सकें। बड़ी आशा थी और छोटी ज्योति। ज्योति कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले तक तो वह पूरी तरह से सेहतमंद थी और चिड़िया की तरह चोंच चलाते ना थकती थी। मगर अब कई बार बोलो तब एक जवाब देती थी। ज्योति, मेरी प्यारी बहन, तुझे अचानक क्या हो गया? तू कुछ खाती पीती भी नहीं। ज्योति, ज्योति बहन, कुछ तो बोल। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? ले, थोड़ा खाना तो खा ले। दीदी, मुझे भूख नहीं लगती। मुझे तो खाना देखकर ही घिन आने लगती है। एक तो ढाबा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ऊपर से तू बीमार पड़ गई। अब तो गंगा वैद्य ही कुछ कर सकता है मेरी बहन। मुझे बचा लो दीदी, नहीं तो मैं भी माँ और बापू के पास चली जाऊंगी। चुप कर ज्योति, तुझे कुछ हुआ तो मैं कौन सा जिंदा रह पाऊंगी? मैं भी तेरे साथ ही मर जाऊंगी बहन। यह कहकर आशा वहां से चली जाती है और फिर ज्योति के बारे में सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, हम गरीब बहनों की रक्षा कर। मेरी ज्योति को ठीक कर और हमारे ढाबे का काम कुछ सही चला। आशा रोते रोते गंगा वैद्य के पास जाती है। वैद्य उस समय गांव के प्रधान और महाजन के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वैद्य जैसे ही आशा को उदास और रोते हुए देखता है तो हंसने लगता है, मानो अपनी किसी जीत की हंसी हंस रहा हो। वह हंसते हुए आशा से कहता है, क्यों आशा, बहन की बीमारी से दुखी होकर रो रही हो? मत रो, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। पर क्या वैद्य जी? अरे पर तुझे इसके बदले में हमारा एक काम करना पड़ेगा। इस काम से तुम्हारे दो फायदे होंगे आशा। आप यह क्या कह रहे हैं प्रधान जी? हाँ, प्रधान जी ठीक ही कह रहे हैं आशा। एक तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, ऊपर से तुम्हारा ढाबा भी अच्छा चलने लगेगा। यह सुनकर आशा बहुत खुश होती है और वैद्य से कहती है, आप बताइए तो वैद्य जी, मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं आशा बेटी। एक तो मैं तुम्हें जो दवा दूं उसे अपनी बहन को 3 दिन खिलाना, वो पहले जैसी स्वस्थ हो जाएगी। और दूसरे तो इस बार अपने खेत में हमारी देसी आयुर्वेदिक खाद का इस्तेमाल करना। हम तीनों ने बहुत दूर से आयुर्वेदिक नुस्खे से बनी देसी खाद मंगवाई है। इस खाद की मिट्टी में मिलाते ही खेत से दुगनी उपज मिलेगी, दुगना अनाज, समझी? पर मेरे खेत की मिट्टी में तो अनाज का एक दाना तक नहीं उगता महाजन जी। पर इस बार एक एक दाना उगेगा, तो हमारी खाद इस्तेमाल करके तो देख। इतना अनाज पैदा होगा कि तू अपने ढाबे पर
लोगों को आधे दाम में खाना खिलाएगी तो भी भरपूर कमाई करेगी। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर इस खाद के लिए मुझे आपको कितना पैसा देना होगा? अरे कोई पैसा नहीं देना होगा तुझे, हम तुझे ये चमत्कारी खाद बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। आशा को गांव के वैद्य, प्रधान और महाजन की बात पर यकीन हो जाता है और वह उनकी बात मान लेती है। वैद्य जी जो दवा देते हैं उसके 3 दिन के सेवन से ही ज्योति बिल्कुल ठीक हो जाती है और आशा अपने खेत में उनकी दी देसी खाद का इस्तेमाल करती है तो उसके बंजर खेत से सचमुच बहुत सारा अनाज पैदा होता है, लोगों के उपजाऊ खेतों से 2 गुना अनाज। यह चमत्कार देख आशा और ज्योति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आशा कहती है, देख ज्योति, हमारे बंजर खेत से कितनी अच्छी उपज पैदा हुई है। यह सब तो भगवान का करिश्मा है बहन। भगवान का नहीं, यह तो हमारे गांव के वैद्य जी, प्रधान और महाजन की देसी खाद का करिश्मा है पगली। भगवान उन तीनों का भला करे। उस दिन के बाद तो जैसे आशा और ज्योति के ढाबे की काया ही पलट हो जाती है। घर में अनाज का अपार भंडार होने के कारण वे अपने खाने का दाम सचमुच आधा कर देती हैं और ढाबे पर ग्राहकों की संख्या 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते बढ़ते 10 गुना बढ़ जाती है। सस्ता खाना खिलाकर भी अच्छी कमाई होने लगती है। अब तो वारे के न्यारे हो रहे हैं। देखो तो, सस्ता खाना बेचकर भी हम भरपूर कमाई कर लेती हैं। हाँ, वो तो है। कुछ दिन ऐसे ही काम चलता रहा ना तो देखना हम कोठी बंगलों में रहने लगेंगी। हाँ, भगवान तुम्हारी बात सच करे दीदी। आशा के बंजर खेत से जो चमत्कारी उपज पैदा होती है उसे देखकर गांव के अन्य किसान तो मानो हैरान ही रह जाते हैं। खेतों में ज्यादा अनाज पैदा कर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सब वैद्य, प्रधान और महाजन से उनकी देसी आयुर्वेदिक खाद पाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। वे तीनों खाद के बदले किसानों से मोटी रकम वसूल माला माल होने लगते हैं। तुम्हारी देसी खाद ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया वैद्य। बड़ी मोटी कमाई हो रही है, तिजोरी पैसे से भरने लगी है। अभी तो सिर्फ भरने लगी है महाजन, फसल उठने पर देखना तिजोरी में पैसा रखने की जगह ना बचेगी। तुम ठीक कहते हो वैद्य, बस कुछ दिन हमारी चमत्कारी खाद से पैदा हुआ अनाज खा लें ये मूर्ख गांव वाले, तब तो हमसे लुटने पर मजबूर हो ही जाएंगे ये सब मूर्ख। इनकी जमीन, जेवर और पैसा सब हमारा हो जाएगा। गांव का वैद्य, प्रधान और महाजन तीनों बड़े लालची थे। वे लोगों को जिस खाद को आयुर्वेदिक देसी खाद कहकर बेच रहे थे, दरअसल वह एक घातक केमिकल था जिसे खाद की तरह इस्तेमाल करने से खेतों से अनाज तो 2 गुना पैदा होता था, मगर उस अनाज के खाने से लोग बीमार पड़ जाते थे। कुछ दिन बाद यही हुआ। गांव के लोगों ने वह अनाज खाया तो अधिकांश लोग ज्योति की तरह बीमार पड़ गए और वैद्य के घर के आगे बीमारों की भीड़ जमा होने लगी। जी, पता नहीं पेट का क्या हुआ, भूख नहीं लगती, खाना देखकर घिन आती है। हाँ, हमारे साथ भी यही हो रहा है बच्ची। घरों में अन्न के भंडार भरे हैं पर अन्न खाने को मन नहीं करता। ये तो भयंकर महामारी का प्रकोप है भाइयों, इसकी दवा बहुत महंगी है। जान बचानी है तो रुपए, पैसे, जेवर, गहने और ज़मीन का मोह छोड़ो। प्रधान जी और महाजन जी की मदद लेकर इलाज कराओ। वैद्य के यह कहने पर मजबूर बीमार गांव वाले प्रधान और महाजन के पास अपनी जमीन और गहने रख कर्ज उठाने लगते हैं। इस तरह वैद्य, प्रधान और महाजन तीनों गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर माला माल होने लगते हैं। क्यों बे प्रधान जी और महाजन जी, हमारी तरकीब कामयाब हो गई ना? बिल्कुल वैद्य जी, अब तो इन मूर्ख गांव वालों को लुटने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी नहीं, अब तो सब किसानों की जमीन और अन्य संपत्ति हमारी ही हो जाएगी।
यही तो हम तीनों मित्र चाहते हैं। वैद, प्रधान और महाजन तीनों गांव वालों को धोखा देकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि उनका तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर भगवान दुराचारी या पापी को कब माफ करता है? भगवान ऐसे लोगों को अवश्य दंडित करता है। उनके साथ भी यही हुआ। एक दिन आशा और ज्योति के ढाबे पर एक गरीब बुढ़िया आती है और कहती है, बेटी, बहुत भूखी हूँ, थोड़ा खाना मिल जाता तो। दादी अम्मा, इस गांव में खाना कोई खाता ही नहीं, सब बीमार हैं और सबको खाने से घिन आती है। फिर हम किसके लिए खाना बनाएं दादी? हम भी दूध फल खाकर काम चला लेती हैं। यह बात है तो तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अपने ढाबे में खाना बनाओ और सबको खिलाओ। तुम्हारे खाने की महक से सब बीमार ठीक हो जाएंगे और खाना खाने लगेंगे, पर उन 3 पापियों की भूख मर जाएगी। यह कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और चलते चलते अदृश्य हो जाती है। यह देख आशा और ज्योति हैरान रह जाती हैं और ज्योति कहती है, यह बुढ़िया जरूर देवी माँ होगी, हमें इसकी बात को मानना चाहिए। हाँ ज्योति, चलो खाना बनाती हैं। ऐसा कहकर आशा और ज्योति अपने ढाबे में खाना बनाती हैं और जो भी बीमार उनके खाने की महक लेता, उसकी बीमारी ठीक हो जाती और वह जी भर कर खाना खाता। धीरे धीरे उनके ढाबे का खाना खाकर सब बीमार ठीक हो जाते हैं। मगर वैद, प्रधान और महाजन तीनों की भूख भाग जाती है। वे तीनों आशा और ज्योति के ढाबे पर आकर भी खाना नहीं खा पाते। अब क्या करें, हम पर तो इनके खाने की महक का भी असर नहीं हो रहा। कि तभी वही बुढ़िया वहां आ जाती है और कहती है, तुम तीनों पापी हो, इसीलिए खाने की महक का असर तुम पर नहीं हो रहा। तुम जब तक अपने अपराध की माफी गांव वालों से ना मांगोगे, तुम्हारा यही हाल रहेगा। पर तुम हो कौन और किस अपराध की बात कर रही हो गलीज बुढ़िया? महाजन के यह कहते ही वह बुढ़िया एकाएक देवी का रूप ले लेती है और यह देख सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मैं इस गांव की कुल देवी हूँ। सुनो गांव वालों, ये वैद, प्रधान और महाजन तीनों पापी हैं। इन्होंने पैसे के लालच में गांव में रोग फैलाकर तुम सबका पैसा लूटने का अपराध किया है। यह सुनते ही वे तीनों घबरा कर देवी माँ के चरणों में गिर जाते हैं और गांव वालों को सच बताते हुए उनसे माफी मांगते हैं। देवी माँ के कहने पर गांव वाले उनको माफ कर देते हैं और फिर देवी माँ अदृश्य हो जाती हैं।